Hello class, welcome again to my class of political science, and today we will be going to continue our fourth chapter, foreign policy of India. Today we are going to continue our new topic, peace and conflicts with China. इसकी स्टार्टिंग हम लोग कल कर चुके थे कि क्या क्या कैसे हमारे रिलेशंस थे चाइना के साथ स्टार्टिंग में। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो बहुत पीसफुल कंडीशंस थी, बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे इंडिया के चाइना के साथ। इंडिया ने सपोर्ट किया था वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को आफ्टर चाइनीज़ रेवोल्यूशन इन 1949, यानी 1949 के बाद जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ की बनी थी उसको इंडिया सपोर्ट करने वाला पहला देश था। लेकिन हमारी जो कंडीशंस हैं वो चेंज कैसे हुई, हमारे पंचशील एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, उसके बाद हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स किन मैटर्स पर स्टार्ट हुए वही हमने आगे डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक तिब्बत इशू। तो तिब्बत क्या है? एक छोटी सी कंट्री है जो इंडिया और चाइना के बीच में सेटअप है। वहाँ अगर आप ये मैप अगर देख रहे हैं तो इसमें नज़र आ रहा होगा कि चाइना है, इधर इंडिया है और बीच में तिब्बत जो आता है वो एक हमारे बीच में वॉल का काम करता है, कि दीवार का काम, जिससे चाइना डायरेक्टली हमला ना कर सके इंडिया के ऊपर। लेकिन जो चाइना है वो तिब्बत को अपना एक हिस्सा मानता था, अपना एरिया मानता था, इसलिए उसने उसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी कोशिश करी। लेकिन तिब्बत ने अपने आप को हमेशा एक इंडिपेंडेंट नेशन या इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अलग माना, और इंडिया ने सपोर्ट भी किया कि तिब्बत जो है अपनी खुद की ऑटोनॉमी के साथ अपने जो भी उसके इंटरनल मैटर्स हैं और एक्सटर्नल मैटर्स हैं उस पर उसको उसकी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और अक्टूबर 1950 में क्या किया, तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया। इन अक्टूबर 1950 इंडिया लर्न दैट चाइनीज हैड लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ तिब्बत। इंडिया प्रोटेस्टेड बट चाइना पेड नो हीड टू इट। चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट तिब्बतन ऑटोनॉमी। भारत ने जब देखा कि भाई चाइना ने उसके ऊपर हमला कर दिया तिब्बत के ऊपर, तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इंडिया को अब क्या डर लगने लगा था कि भाई तिब्बत के ऊपर कंट्रोल अगर हो गया तो चाइना बहुत जल्दी ही इंडिया पर कैसे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि एक जो बीच में बॉर्डर का काम या एक दीवार का काम तिब्बत कर रहा था, अगर उसके ऊपर कंट्रोल हो गया चाइना का तो आसान हो जाएगा उसके लिए इंडिया पर अटैक करना। तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। और बाद में जब चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल किया तो जो वहाँ के लीडर थे, यानी जो बौद्ध लीडर कह सकते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, दलाई लामा। तो ये रिलीजियस गुरु हैं तिब्बतन्स के। वो वहाँ से भाग गए और उन्होंने कहाँ पर आकर शरण ली? इंडिया में। In 1959, Dalai Lama along with 1,000 Buddhist Tibetans ran and sought asylum in India. Despite giving asylum to Dalai Lama, India officially recognized Tibet as a part of China. वहाँ से भाग गए अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ इंडिया के अंदर 1959 में, और यहाँ पर आकर उन्होंने शरण ले ली। और कहाँ पर आकर रुके? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, ये जगह का नाम है। वहाँ पर ही आकर वो अक्सर जब भी वहाँ से आते थे तो यहीं रुकते थे। तो यहीं पर आकर उन्होंने शरण ली, और जो इंडिया था उन्होंने भी उनको शरण दे दी और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि तिब्बत क्या है, वो चाइना का हिस्सा है। द ग्रांट ऑफ असाइलम बाय इंडिया टू दलाई लामा वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन एनिमी लाइक एक्ट एंड चाइना चार्ज इंडिया ऑफ बीइंग एन एक्सपेंशनिस्ट। अब जब हमने चाइना के जो दुश्मन को, यानी जो दलाई लामा थे या तिब्बत था, उसको अपने हमने शरण दे दी, तो चाइना ने भी इसको क्या माना कि हम उसके इंटरनल मैटर्स में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने अगर उसके दुश्मन को शरण दी है तो इसको उन्हें सीधे सीधे ये लगा कि हम फेवर कर रहे हैं तिब्बत को
और ये उसके इंटरनल मैटर्स में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है। तो चाइना मार्च मिलिट्री into Tibet and India did not have the military strength to save Tibet's independence। तो इसके बदले चाइना ने क्या किया, अपनी मिलिट्री के थ्रू वहाँ पर अटैक कर दिया, वहाँ पर जाकर मार्च किया, और इंडिया इसके बदले में कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाया तिब्बत को, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मिलिट्री वाइज चाइना से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो एक इशू तो ये था जिसके ऊपर क्राइसिस हुए इंडिया और चाइना के, लेकिन ये इतना बड़ा मैटर नहीं था। जो मेन मैटर्स हैं दैट वर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। जो मेन हमारे बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हमारे बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने का काम करा है इन्होंने। तो अगर यहाँ बात करें हम बॉर्डर्स की, तो चाइना ने ज़्यादातर इंडिया की कुछ टेरिटरीज़ के ऊपर अपना क्लेम किया है, जैसे अक्साई चीन वाला एरिया है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख जो एरिया है वहाँ के आसपास अक्साई चीन एरिया है। हालांकि वो इंडिया में ही आता है, कोई बॉर्डर लाइन भी नहीं है वहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में, लेकिन उसके बावजूद चाइना उसके ऊपर अपना क्लेम करता है कि भाई ये चाइना का हिस्सा ही। ऐसी आप अगर ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर भी कई बार चाइना ने क्या किया है, अंदर तक काफ़ी दूरी तक अपनी सेनाओं को भेज दिया, वहाँ पर अपने फ्लैग्स वगैरह होस्ट कर दिए, कैंप बेस लगा दिए, और उसको अपने कंट्रोल में बताया कि भाई इंडिया का जो हिस्सा है ये हमारा है और ये चाइना के अंदर ही आता है। जैसे नेफा वाला हिस्सा है ना, नेफा आपकी बुक में वर्ड दिया होगा नेफा, वो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था और आज अरुणाचल प्रदेश के। तो ये कोई नई जगह नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। तो नेफा वाला जो एरिया है उसको भी उसने कई बार अपनी आर्मीज़ को वहाँ भेजा और उसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो ये डिस्प्यूट्स काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। तो लद्दाख और जो हमारी दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, यानी चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड मैकमोहन लाइन। और ये जिस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया था, ये उसी टाइम पर ये बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी गई थी। The McMahon line had been determined by representations of British India, Tibet and China as the dividing line between India and China in 1914 at Shimla. This line exists near Bhutan. India respected this line but China did not ratify it. चाइना ने कभी भी इस लाइन का सम्मान नहीं किया और इंडिया ने हमेशा ही कोशिश करी कि दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइंस बनाई गई हैं उसको हमेशा ही उसने रिस्पेक्ट दी है, उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। तो जब लद्दाख हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर, दूसरी तरफ आपका नेफा हो गया, अक्साई चीन एरिया हो गया, ये कुछ ऐसे जगह हैं जिनके ऊपर चाइना हमेशा से ही कोई ना कोई इशू क्रिएट करता चला आ रहा है। जबकि अगर इसको हम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपने देखें, यानी इंडिया के जो खुद के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें इन सारे ही एरियाज़ को इंडिया का पार्ट बताया गया है। तो अब ये जो भी सारी चीज़ें थी, इनकी वजह से जो भी टेंशन्स क्रिएट हुई, चाइना बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था और इसी की वजह से 1962 में वॉर स्टार्ट हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना ने अपनी सेनाओं को मैकमोहन लाइन और नेफा की साइड से ईस्टर्न सेक्टर के अंदर सितंबर 8, 1962 में भेजना शुरू कर दिया और इंडियन टेरिटरीज़ के कई हिस्सों को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जीत लिया। नेहरू आउट ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस courageously called Indian Army to repulse the attack। हमारी कोई भी तैयारी नहीं थी, यानी जब चाइना ने अटैक किया उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी इस हमले का, हमें कोई भी अंदेशा नहीं था, इसलिए कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी ने अपनी इंडियन आर्मीज़ को उसका जवाब देने के लिए अटैक करने की परमिशंस दे दी। लेकिन चाइना जो था उसने इसका बदला एक बहुत बड़े अटैक के रूप में लिया और अक्टूबर 20, 1962 को उसने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के ऊपर, जो लद्दाख सेक्टर के अंदर आता है, उसके ऊपर करीब करीब कब्ज़ा कर लिया। और ये इतना बड़ा अटैक था
कि इसको कई एरियाज तक, यानी इंडिया के जो बॉर्डर्स थे उसके कई एरियाज को इसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो बाय 25 अक्टूबर चाइनीज वर इनसाइड इंडिया अबाउट 16 माइल्स ऑफ मैकमोहन लाइन, यानी कि भारत के अंदर 16 मील तक वो अंदर आ चुके थे चाइनीज आर्मीज, और मैकमोहन लाइन को क्रॉस करते हुए उन्होंने 16 मील तक अपना कब्जा कर लिया था। और नेफा हो गया, लद्दाख सेक्टर्स हो गए थे, इनके ऊपर कंट्रोल कर चुके थे। इनफैक्ट चाइनीज बाय नवंबर 16 क्रॉस बॉम्बेला and reached the plains of Assam. The entire Ladakh region claimed by China was also captured by them. इसी तरीके से आसाम के कई हिस्सों के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया और आसाम को ज़्यादातर उसने अपने चाइना के अंदर ही माना है कि आसाम जो है वो चाइना के अंडर में ही आता है, और इस तरीके से उसने दूर दूर तक कब्जा कर लिया इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पर, इस वजह से इस युद्ध में इंडिया हार गया। और वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंडिया की बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हो गई थी, खासकर नेहरू जी की, उन नेहरू जी की जिनको एक बहुत पावरफुल लीडर, इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में देखा जाता था। आज तक उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और इस टाइम पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्णा मेनन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, क्योंकि जो उनकी गवर्नमेंट थी उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू रिज़ाइन करना पड़ा, और कई ऑफिसर्स थे मिलिट्री के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। और इंडिया को इस टाइम पर ब्रिटेन से, रशिया से, सोवियत यूनियन से, इनसे हेल्प लेनी पड़ी थी। तो ये नतीजा था नेहरू जी की उस भूल का जो उन्होंने सपोर्ट किया था चाइना को, और जिसके अगेंस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही उनको अलर्ट किया था, लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी थी और उन्होंने सपोर्ट किया चाइना को, और उसका नतीजा निकला दोनों के बीच ये वॉर। तो इस तरीके से इस वॉर के थ्रू इंडिया को बहुत आलोचना हुई, उसकी इमेज खराब हुई। और यही वही टाइम था जिस टाइम पर इंडिया और चाइना का जो स्ट्रगल था उसका असर पड़ा अपोजिशन पार्टीज़ पर, यानी जो कांग्रेस थी वो तो थी एक साइड, लेकिन उसके अपोजिट जो दूसरी पार्टीज़ थी उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा। और चाइना और सोवियत यूनियन दोनों ही क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, क्योंकि सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, इसलिए चाइना ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था। और जो इंडिया में उस टाइम पर जो पार्टी थी सीपीआई, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी इन 1964। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो भाग में डिवाइड हो गई। तो एक जो ग्रुप था जो सपोर्ट कर रहा था चाइना को, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और दूसरा जो ग्रुप था सीपीआई के अंदर जो सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन को, वो सीपीआई कहलाया। और जो सीपीआईएम के कई लीडर्स थे उनको बाद में चाइना को सपोर्ट करने के कारण अरेस्ट भी किया गया था। तो जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट थी वो अलर्ट हुई कि भाई जो हमारा ईस्टर्न एरियाज़ हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, उन एरियाज़ को कैसे सिक्योर किया जाए। तो उन्हें डर था कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के रूप में तो हमारा जो कंट्री है वो डिवाइड हो ही चुकी है, और आने वाले टाइम में फिर से डिवाइड ना हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और यही वो टाइम था जिस टाइम पर नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों ही इस टाइम पर यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन वहाँ पर उनको परमिशन दी गई लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करने की। तो इस युद्ध के बाद हमें अपनी कमज़ोरी का पता लगा कि हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो डिफेंस है, वो पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अब ज़्यादातर जो अपना एक्सपेंडिचर था वो इन डिफेंस के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, पैसा अपनी फोर्सेस के ऊपर ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट किया। तो ये था आपका चाइना से रिलेटेड इश्यूज़।
कि क्या क्या इश्यूज हुए बॉर्डर से रिलेटेड और तिब्बत इशू जो हमारा था। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडो पाक वॉर। इस चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इंडो पाक वॉर। चाइना से भी आता है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा जो पूछा गया वो इंडो पाक वॉर है। तो अगर हम पूरे स्टार्टिंग से बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों ही के बीच में आज तक 4 बड़े वॉर हो चुके हैं। पहला तो पता ही है भाई 1947 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड हुए थे। उसके बाद हुआ 1965 में, उसके बाद 1971 में और लास्ट हुआ था इन 1999 जिसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1947-48 का आपको पता ही है। 65 वाला वो हम इस टाइम पर कवर करेंगे। 71 जो युद्ध हुआ जिसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और उसके बाद बांग्लादेश एज अ नेशन अलग से एक सेपरेट नेशन स्टैब्लिश हुआ था इंडिया की सपोर्ट से, वो भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि 1965 में क्या हुआ कि और इश्यूज तो थे, हमारे बॉर्डर इश्यूज तो हमेशा से चलते आ रहे हैं और सबसे मेन जो इशू है वो है कश्मीर का। कश्मीर वाला इशू है जो कभी भी ख़त्म होता ही नहीं है और आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ है, एट प्रेजेंट भी वो चल रहा है। तो 1947 में क्या हुआ, जब डिवाइड हुआ तो मेन रीज़न उसका था रिलीजन। और अभी भी जो पाकिस्तान है वो यही कहता है कि कुछ एरिया कश्मीर का उसके कंट्रोल में है, जिसे हम क्या बोलते हैं POK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो उनके ऊपर तो वो कंट्रोल बनाए हुए ही है पाकिस्तान, लेकिन उसके अलावा भी वो बाकी एरियाज़ पर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता है और कहता है कि ये भी पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहिए। तो इससे रिलेटेड दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इसके अलावा जो मेन वॉर हुई हैं या इश्यूज हुए हैं वो हुआ है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, यानी जो नदियाँ भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जो गुजरती हैं उसके पानी के बंटवारे को लेकर भी दोनों के बीच में इश्यूज होते रहते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया even led to dispute over sharing of river waters. The water of nearly all rivers like Indus, Chenab, Satluj, Beas, Ravi, flowed from India. In 1948, India stopped water of these rivers. A dispute ensued, and by the Indus Water Treaty of 1960, signed by Nehru and Ayub Khan, Pakistan was to use waters of Jhelum, Chenab and Indus, while India was to use the waters of Satluj, Beas and Ravi. अभी तक अगर हम बात करें एग्रीमेंट्स की या दोनों के बीच जो भी समझौते हुए, उसमें 1960 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी। एक यही ऐसा समझौता है जो आज तक कंटिन्यू है और इसके ऊपर कोई भी बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। तो क्या हुआ था कि बंटवारे के बाद जो नदियाँ, ज़्यादातर जो नदियाँ थी जैसे इंडस, चिनाब, सतलुज, व्यास, रावी, वो इंडिया से होकर निकलती थी। तो 1948 में क्या किया इंडिया ने, इन सभी नदियों के पानी को रोक दिया और इसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए। तो 1960 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अयूब खान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। और इसके बाद पाकिस्तान को जो पानी यूज़ करने के लिए दिया गया था वो जिन नदियों का था वो था झेलम, चिनाब और इंडस रिवर, और इंडिया को मिला था सतलुज, व्यास और रावी का। बॉर्डर कमीशन के थ्रू बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश की गई। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात के पास आता है उसके बॉर्डर पर आता है, उस पर भी डिस्प्यूट्स हुए। 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ जिसका जो बॉर्डर है उसके ऊपर अटैक किया था और इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो सिफारिश की वो कहाँ पर की थी, यूनाइटेड नेशंस में, और इसको इंडिया की कमज़ोरी माना गया था। और
उन्हें ये लगा कि भाई जो इंडिया है वो हमारे हमले का जवाब नहीं दे सकता और वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया की कमज़ोरी समझकर उस टाइम पर पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया पर अटैक कर दिया था। तो 1965 में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाने शुरू कर दिए। शास्त्री जी जो उस टाइम पर क्या थे, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कोशिशों के बावजूद जो सोवियत यूनियन था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और इसी का फ़ायदा उठाकर 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर अपनी आर्मीज़ की एक टुकड़ी भेज दी और काफ़ी अंदर तक इंडिया के यानी जो कश्मीर वाला एरिया है वहाँ तक उन्होंने अंदर तक घुसपैठ कर ली, अपनी आर्मीज़ को वहाँ तक भेज दिया। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने भी अटैक किया और इस युद्ध में इंडिया की जीत हुई थी। किसकी लीडरशिप में? शास्त्री जी की। तो शास्त्री जी ने बाद में यानी 65 में युद्ध हुआ था और 1966 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तानी जनरल अयूब खान, जिसे ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कई बार आते हैं कि भाई ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ, किन के बीच में हुआ। तो 1966 में हुआ था शास्त्री जी और जनरल अयूब खान के बीच में। और इस एग्रीमेंट के बाद कुछ ही घंटे बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई थी और उसका आज तक पता नहीं लगा है कि भाई किस वजह से उनकी डेथ हुई। इंक्वायरीज भी, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला था। और ये एग्रीमेंट जो करवाया गया था, ये करवाया गया था USA के थ्रू, USSR के थ्रू, कि उन्होंने कोशिश करी थी। और पहला जो एग्रीमेंट था इंडस रिवर एग्रीमेंट, वो करवाया गया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू। उन्होंने बीच में एज अ मीडिएटर काम किया दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज बांग्लादेश क्राइसिस, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो ये अभी हमने किया है 65 में जो वॉर हुई थी। और नेक्स्ट वन इज द वॉर ऑफ 1971। तो 1947 के बाद पता ही है कि जो हमारा बंटवारा हुआ था, तो मेन उसका रीज़न था रिलीजन। The east wing of Bengal had joined Pakistan as East Pakistan. Between the two parts of Pakistan was about 1200 miles of Indian territory. यानी कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान को दो भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक जो हिस्सा था ईस्टर्न पाकिस्तान बना और दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान बना। तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो था उसके ऊपर वेस्टर्न पाकिस्तान ने अपनी मनमर्जी थोपनी शुरू कर दी। उनको ये कहा गया कि भाई तुम लोग भाई उर्दू ही बोलोगे, उसके अलावा कोई भाषा नहीं बोलोगे। तो इस वजह से क्या हो गए, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और उस टाइम पर जो मेन रीज़न था, ईस्टर्न बंगाल के शेख मुजिबुर रहमान को, जो बहुत उस टाइम पर पावरफुल लीडर थे यहाँ के, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका गया था। और इनकी पार्टी को 1970 के इलेक्शंस में 300 में से मेजॉरिटी मिली थी 160 वोट्स के थ्रू। जीत भी गए मुजिबुर रहमान, लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करने दिया गया था। इस वजह से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। और पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति थे वो थे याहिया खान। इन्होंने पाकिस्तान लोकदल के नेता ZA भुट्टो के साथ मिलकर ईस्टर्न बंगाल को क्या कर दिया, उनको कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए। यानी कि जो इस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे याहिया खान। और उन्होंने क्या किया, लोकदल पार्टी के जो लीडर थे ZA भुट्टो यानी कि जुल्फी अली कार भुट्टो के साथ मिलकर क्या, ईस्टर्न बंगाल को कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए। और इसके बाद शेख मुजिबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। 1971 में ईस्टर्न बंगाल या फिर जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान
कहा जाता था, वहाँ के लोगों ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया और इसकी वजह से और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ी। बंगाल के जो भी यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जो भी बंगाली यंग लोग थे, उन्होंने नए स्टेट्स के लिए डिमांड रखनी शुरू कर दी और उसके नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इंडिया ने पाकिस्तान को ईस्टर्न बंगाल के लोगों का जो भी उनके साथ जो भी व्यवहार कर रहे थे, मारा जा रहा था, उनको राइट्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे, तो अब उन्होंने क्या किया, इंडिया से उन्होंने सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया। तो 4 दिसंबर 1971 को दोनों देशों के बीच एक फॉर्मल रूप से वॉर स्टार्ट हो गई। पाकिस्तानी आर्मीज़ ने नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर कई हमले करे और कई जगह पर उन्होंने अटैक किया। इंडिया ने भी अपनी आर्मीज़ के थ्रू ईस्टर्न बंगाल के ऊपर चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी और जो ये वॉर चली कई दिनों तक और 16 दिसंबर 1971 को आकर ये वॉर ख़त्म हुई और इसके बाद ही इंडिया के सपोर्ट से नया देश बना बांग्लादेश। तो एक ये भी रीज़न है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कि भाई इंडिया ने उनके एक एरिया को वहाँ से छीनकर एक सेपरेट नेशन बनाया। तो इसके बाद दोनों के ही बीच में पीसफुल कंडीशंस बनाने के लिए कोशिशें की गई और दोनों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड शिमला अकॉर्ड। और ये अकॉर्ड जो साइन हुआ था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और जुल्फी अलीकार भुट्टो के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो दोनों ये एग्रीमेंट जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में हम पीसफुल कंडीशन बना के रखेंगे, दोनों ही कंट्रीज़ इन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन नहीं करेंगी। LOC या जो भी मैकमोहन लाइन्स हैं, जो भी हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसके थ्रू बॉर्डर लाइन्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे और जो भी हमारी आर्मीज़ जहाँ जहाँ सेटअप हैं वो हम जल्द से जल्द पीछे बुलवा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट्स साइन हुए। तो ये पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड दो टॉपिक्स थे जो आपको इस पार्ट में कवर करवाए हैं। इसको अगर लाइन वाइज आप अपने चैप्टर में पढ़ोगे तो और अच्छे ढंग से एक स्टोरी सी है, सिंपल स्टोरी है कि किस दिन क्या हुआ। इनके अंदर आपको डेट्स ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर हमला हुआ, कौन से एरियाज़ थे जिसको चाइना ने या पाकिस्तान ने अपने अंडर में लिया, इंडिया का उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन था, अपोजिट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कौन से एग्रीमेंट साइन हुए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो आई थिंक this is enough for today's class. Remaining chapter will be continue in next part of this chapter. Thank you for watching my video. कमेंट करें, अपने सजेशंस दें ताकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो लेक्चर्स के अंदर, और अपने क्वेरीज़ वगैरह कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।